बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हटके। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से यूएसएमएल स्टेप 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है आपको ये पता हो कि आप कहाँ लाई करते हैं, आप किस स्टेज पर हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर MBBS में या सेकंड ईयर MBBS में, जो कि हमारे बेसिक ईयर्स है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेम हमें पढ़ाई जाती है, तो आपका अप्रोच डिफरेंट होगा। और अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं या फाइनल ईयर MBBS में, तो आपका अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप बस फर्स्ट एड ले लें, यूवर्ड ले लें और स्टार्ट हो जाए और हो जाएगा। तो पहले आपको देखना होगा कि आप कहाँ लाई करते हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी बेसिक ईयर्स में हैं, तो अभी तो आप आप ये है कि अगर आपने अभी डिसाइड किया है कि आपने यूएसएमएल का के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बेस्ट डिसीजन है। इससे ये होगा कि आपकी जो स्टडीज़ है वो क्लिनिकल ओरिएंटेड होंगी, और ये यूएसएमएल जो है आपको डायरेक्शन देगा कि आपने किस तरीके से स्टडीज़ अपनी करनी है, फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना है, एनाटॉमी बायोकेम कैसे पढ़नी है। और इसकी जो प्रिपरेशन है वो यूएसएमएल के अलावा भी आपको अगर पाकिस्तान के अंदर रहकर जो FCPS पार्ट 1 पार्ट 2 है वो करते हैं आप, उसके लिए भी बेस्ट है। MRCP वगैरह के लिए भी आप तैयार होते हो, और अगर आप प्लेब वगैरह देते हैं उसके लिए भी बेहतरीन है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आप हैं और उसमें आप इस तरह कर लें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है वो आप केप्लान के लेक्चर नोट्स और लेक्चर्स के साथ करते जाएं। उससे ये होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन, इंटरनल कॉलेज के एग्जामिनेशन होते हैं वो भी आपके होते रहेंगे, और आपको डायरेक्शन मिलेगा कि किस तरीके से स्टडी करना है। क्वेश्चंस आप नहीं छेड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो है फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री का पॉइंट भी वो इंटीग्रेटेड होता है, वो केस देता है जिसमें आपने उसे डायग्नोज करना, फिर नीचे जाके वो बायोकेम या फिजियोलॉजिकल कोई मैकेनिज्म या प्रिंसिपल पूछता है। तो इसलिए अभी आप क्वेश्चंस के साथ ना छेड़े, आप सिर्फ इस तरह कर ले अपनी जो लेक्चर्स हैं केप्लान के लेक्चर्स बेस्ट है समझने के लिए। बाकी फ़र्स्ट एड और BNB आपको कहेंगे सीनियर, फर्स्ट एड और BNB आप लोगों के लिए नहीं होते। फर्स्ट एड BNB उन लोगों के लिए होते हैं जिनको सब कुछ आता है, या जिनके कॉलेज में उनको सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्लिनिकल ओरिएंटेड उनकी स्टडी होती है, और बाद में वो सिर्फ 2-3 महीने में सारा कोर्स जो है वो रिकॉल करना चाहते हैं। तो फर्स्ट एड में सारा कंटेंट है। स्टेप 1 का जब पास फेल नहीं था, तो हाई स्कोर करने के लिए सारा कंटेंट उसमें होता था। तो अभी तो फर्स्ट एड की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आपने वो वाली चीज़ें अच्छे से करनी जो स्टेप 2 में भी आती है और स्टेप 1 में भी है, और बहुत ही ऑब्सक्योर जो चीज़ें हैं, एंजाइम्स वगैरह, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस अभी इस तरह करना है। आप अगर यूएसएमएल की साइट पे जाके देखें, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जो मटेरियल है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन आपको आती हो, जस्ट मेमोराइजेशन नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग भी हो और क्लिनिकल एप्लीकेशन भी आपको आती हो। तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री के एक क्लिनिकल एप्लीकेशन वो केप्लान लेक्चर्स में बताते हैं। केप्लान बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बेस्ट है, वहीं से करना है। और बाद में आप आ जाएँ तो उसके अच्छे रिसोर्सेज भी है, केप्लान से भी अच्छे रिसोर्सेज है, जिसमें आप शॉर्ट टाइम में और क्लिनिकल इंटीग्रेटेड चीज़ें होती है। जैसे बायोकेमिस्ट्री आप केप्लान से करते हो, तो एक बंदा है वो सेंटर को वो कराता है, तो प्लेन बायोकेमिस्ट्री कराता है। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो, तो आप सेंटर को से करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बंदा है लाइनो रायमन जो फार्माकोलॉजी भी कराता है केप्लान में, वो कराता है बायोकेमिस्ट्री, उसकी इंटीग्रेटेड बायोकेमिस्ट्री है सारी, वो साथ में पैथोलॉजी और मेडिसिन टच करके बायोकेम करा रहा होता है, और जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल फिर आपने उससे करना होता है। खैर, मैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग वीडियोज भी बनाऊंगा कि कहाँ से करना। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को पता है कि कहाँ लाई करते हो, तो बिगिनिंग में है तो उनको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि थर्ड ईयर में है, अगर कोई फोर्थ ईयर में है, वो कैसे करेगा। यानी बेसिक ईयर्स उसके हो गए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम हो गई है, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी अभी उसकी स्टार्ट है। तो उसको ऐसा करना चाहिए, अगर उसने फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी कंप्लीट, और क्या कहते हैं पैथोलॉजी नहीं पढ़ी है, ठीक है, उसके एग्जाम नहीं हुए थर्ड ईयर में, जैसे हमारे यहाँ के सिस्टम के मुताबिक थर्ड ईयर में हमें अभी फार्मा और पैथोलॉजी थमा दी जाती है। तो आप ऐसा करें, आपने केप्लान नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने अभी डिसाइड किया, बेस्ट है आप इस तरह कर लें। जो भी आप सिस्टम कर रहे हैं फार्माकोलॉजी में, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी जो कर रहे हैं, वो केप्लान लेक्चर से ही करें। ये केप्लान स्टैंडर्ड है, BNB नहीं है। BNB और फर्स्ट एड में जैसे बताया वो लर्निंग रिसोर्सेज नहीं है, वो जस्ट रिकॉल के लिए है। और नियरली अगर आपको सब कुछ आता है, आप वहाँ से करेंगे तो आपको आएगा, नहीं वैसे करोगे, नहीं आता है करोगे तो आएगा, फिर भूल जाएगा, आएगा नहीं।
असल में ये जो टेस्ट होता है इसमें आपका थिंकिंग पैटर्न चेक किया जाता है कि किस तरीके से आप उस मटेरियल को एनालाइज करके अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं है कि आप मेमोराइज करके आएँ और उल्टी करके चले जाएँ हो जाएगा, नहीं, उसमें आपका एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप होता है। तो अगर आप थर्ड ईयर में आपने फार्माकोलॉजी कंप्लीट नहीं पढ़ी है, पैथोलॉजी सिस्टमिक नहीं पढ़ी है, तो भी आपको मतलब अब आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कैप्लान नहीं पढ़ा तो कोई परेशानी की बात नहीं। आप इस तरह कर ले, थर्ड ईयर में कैप्लान जो है फार्माकोलॉजी जो कैप्लान का आप सिस्टमिक कर रहे हैं उसके साथ साथ यूवर्ड से या एम्बोस से जो भी क्वेश्चन में आप यूज़ करते हैं, यूवर्ड बेसिक अभी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यूवर्ड बेस्ट होता है। तो यूवर्ड से आप इस तरह कर ले, जो सिस्टमिक फार्माकोलॉजी जैसे आप CVS कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी कर रहे हैं तो उसी का यूवर्ड से फिजियोलॉजी और उसी की CVS की क्या कहते हैं एनाटमी आप साथ साथ क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दे, आपको समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, थर्ड ईयर वालों को। मतलब क्या करना आपने कैप्लान लेक्चर से तो आपने फार्माकोलॉजी सुनना है, पढ़ना है, और साथ में उसी सिस्टम का जो सिस्टम ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो उसी सिस्टम का फिजियोलॉजी और एनाटमी के क्वेश्चन जो है यूवर्ड से करने हैं। अब आप वो ऑफलाइन करते हैं ऑनलाइन करते हैं उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफलाइन भी मिल जाता है और ऑनलाइन आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। ऑफलाइन भी कर ले कोई इशू नहीं, ऑफलाइन ब्लॉग्स मिलते हैं, फिजियोलॉजी के कार्डियोवैस्कुलर के ब्लॉग होंगे, वो आप ओपन कर ले, क्वेश्चन रीड करें, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है वो रीड करें, तो आपका इससे ये होगा, इस प्रोसेस से ये होगा कि आपको फिजियोलॉजी भी होती रहेगी। फिजियोलॉजी अभी आप कर सकते हैं क्योंकि आपने किसी भी रिसोर्स से पढ़ा है, अगर कुछ नहीं पढ़ा लेक्चर क्लास में लेक्चर में तो कुछ सुना होगा, कुछ तो फिजियोलॉजी आपको आती ही है। तो आप जब उधर से करोगे आपको फिजियोलॉजी जो कुछ आती है उसमें मज़ीद आपको पता भी चलेगा कि कितनी आपको आती है, और दूसरा ये कि आपको मज़ीद उसमें से कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप होंगे, वो आपके फार्मा समझने में भी हेल्पफुल होंगे। तो आपकी फार्मा भी होती रहेगी और फिजियो एनाटमी आपकी कवर होती चली जाएगी। और फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है USMLE के लिए, फिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में जो है फिजियोलॉजिकल कंटेंट ये आपसे पूछा कम जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन जो है नियरली उसमें फिजियोलॉजी लैंग्वेज का काम करती है। अगर फिजियोलॉजी आपको आती है तो आप उधर से आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। फिजियोलॉजी नहीं आती है क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी की टेस्ट होती है, पैथोलॉजी टेस्ट होती है, वो फिजियोलॉजी पे ही डिपेंड करती है। और फार्माकोलॉजी भी अगर पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है वो फार्माकोलॉजी से टेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए फिजियोलॉजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये आप तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या कहते हैं आप वो ले लें सिस्टम एक ले लें, उसके फार्माकोलॉजिकल सिस्टम उसको आप कैप्लान लेक्चर से स्टडी करें, प्लस ये है कि एनाटमी और फिजियोलॉजी उसका यूवर्ड से आप स्टडी कर लें क्वेश्चंस, तो आपके क्वेश्चन भी होते रहेंगे साथ में, और आपकी बेसिक जो फिजियोलॉजी है वो अच्छी कॉन्सेप्चुअली बनेगी और उससे फार्माकोलॉजी अंडरस्टैंड करने में और याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब आते हैं थर्ड स्टेज, जो लोग हैं जो मिसाल के तौर पर हमारे इस सिस्टम में फोर्थ ईयर MBBS में या फाइनल ईयर MBBS में, यानी जिन्होंने एनाटमी फिजियो बायोकेम वो पढ़ चुके हैं, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी भी वो सिस्टमिक भी कर चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी ये वो सारा कुछ बायोस्टेट्स और एपिडेमियोलॉजी जितने बेसिक सब्जेक्ट्स है वो टच कर चुके हैं, उनके लिए ये नहीं है कि वो कैप्लान के लेक्चर सुने, उनके लिए कैप्लान के लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए यूवर्ड की ज़रूरत नहीं। उनको पहले ये करना होगा कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वो कितना USMLE ओरिएंटेड है। जैसे मेरा एक दोस्त है और जूनियर है वसीम, फोर्थ ईयर MBBS में, उसे मैंने एक प्लान दिया था कि पहले आप ऐसे करें, एक जो USMLE कंडक्ट करता है वो जो इदारा है उसका नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, उसको बोलते हैं NBME। उसकी वेबसाइट पे एक फ्री टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसे बोलते हैं USMLE फ्री 120। USMLE फ्री 120 NBME आप गूगल पे सर्च करेंगे वो आएगा, फ्री टेस्ट होता है, उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन के 3 ब्लॉक होते हैं। आप वो टेस्ट कर लें, डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर आप वो टेस्ट कर लें। उसमें अगर आपका स्कोर, आपने जिससे भी पढ़ा हो, जिस रिसोर्स से पढ़ा हो, डजेंट मैटर, उसमें अगर आपका स्कोर आता है 70%, तो आप एक महीने के अंदर टेस्ट की तैयारी करके बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अगर स्कोर में तो खैर अभी पास फेल है तो आप बेहतरीन रेडी है, आप एक महीना आपको टाइम चाहिए, उस एक महीने में आपने क्या करना, अगर 70% NBME फ्री 120 में आपका आता है तो आपने एक महीना सिर्फ NBMEs करने। NBMEs भी ऑनलाइन भी उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है या ऑफलाइन भी मिलते हैं। 20 से 30 तक NBME, 20, 21, 23 ये
मतलब NBME फॉर्म्स है, एक NBME में फिर 4 ब्लॉक्स होते हैं और 50 क्वेश्चन के, तो 200 क्वेश्चन के ब्लॉक होते हैं। तो ये टोटल बनते कोई 11 NBMEs 20 से 30 तक, तो उनमें जो है 2200 नियरली क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपने करना है और उनमें जो इनकोरेक्ट है उनका कॉन्सेप्ट आपने समझना है। बेशक आपने जिस रिसोर्स से किया हो यूट्यूब पे ही सर्च करके कर ले। अगर आपका NBME में 70 प्लस स्कोर आता है, तो मतलब NBME फ्री 120 जो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर कर रहे थे, उसमें अगर आपका 120 प्लस 70% प्लस स्कोर आता है, तो आपने बस यही करना है। एक महीना आपको तैयारी का चाहिए, एक महीने में आपने सिर्फ NBME करना है और साथ में उस महीने में आपने क्या करना है, हाई यील्ड, ये क्या नाम है इसका, मेहलमान मेडिकल एक चैनल है, मैंने अपने चैनल में उसको फीचर करके रखा है। उसका उसकी वेबसाइट है, उसमें फ्री PDFs है उसकी, वो फ्री PDFs की फाइल्स जो है उसमें से हाई यील्ड एरोज मस्कल, हाई यील्ड एंडोक्राइनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारी उसकी फाइल्स है। वो 20-22 पेजेस की फाइल्स है। जैसे बायोकेमिस्ट्री मेरे ख्याल में 44 पेजेस की थी। तो वो आपने करने हैं, बस वो करने और NBMEs करने हैं। NBME से इनकोरेक्ट जो है उनको या तो रटा कर ले, या उसका कॉन्सेप्चुअल अगर कोई चीज़ है, बाज़ इस तरह होता है कि कोई पॉइंट होता है, फैक्ट होता है, वो आप रटा कर लें, और बाज़ इस तरह होता है कि कोई कॉन्सेप्ट होता है वो आपको अगर नहीं आ रहा था, आप वो क्लियर कर ले किसी रिसोर्स से, किसी भी रिसोर्स से आप कर सकते हैं, वर्ड एम्बोस या लेक्चर्स या कोई भी रिसोर्स जो आपने पहले यूज़ किया हो। अगर फ्री 120 में 70% आए, ये आपको एक महीना टाइम काफ़ी आपके लिए। नहीं, अगर फ्री 120 में आपका इस तरह होता है 60% स्कोर आता है, तो आपको कम से कम 3 महीने चाहिए। और अगर 50% आता है तो कम से कम आपको 6 महीने चाहिए। 50% मेरे इस फेलो फ्रेंड का आया था, क्योंकि इसने अभी बायोस्टेट्स, एपिडेमियोलॉजी, साइकाइट्री, बिहेवियर साइंस वाली चीज़ें नहीं पढ़ी थी, और सिस्टमिक पैथोलॉजी इसकी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो अब जिसका मतलब 60% आता है उसको 3 महीने, और जिसको 50% आता है उसको कम से कम 6 महीने तैयारी के चाहिए, डेडिकेटेड फॉर। तो NBME 120 फ्री 120 में अगर आपका 70% आता है, मैंने बताया 1 महीना चाहिए, और उसमें किस तरीके से अप्रोच करना। और अगर आपका 60% आता है तो आपको 3 महीने चाहिए, उसमें इस तरह करना होगा। 60% उसके आएंगे जिसने सारी चीज़ें टच की होंगी, वो काफ़ी टफ होता है, वो रियल USMLE की तरह ही होता है। USMLE रियल ना यूवर्ट की तरह होता है, ना एम्बोस की तरह होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वो NBME स्टाइल क्वेश्चन होते हैं। हाँ, फेस इंटरफेस वो यूवर्ट वाला इस्तेमाल होता है, वो एम्बोस में भी आप एग्जाम मोड में करते हो, वो वाला इंटरफेस देता है। NBME के ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्री 120 भी उसी फेस में होता है, उसी इंटरफेस में। बाकी क्वेश्चन स्टाइल NBME का होता है, इसलिए मैं आखिरी महीने में वालों को कह रहा हूँ कि NBME उन्होंने 24-30 करने कंप्लीट। तो NBMEs आपने करने हैं। NBMEs में से जो आपके रॉन्ग्स है, 60% जिनका स्कोर है, जो आपके रॉन्ग्स है उन सब्जेक्ट्स, वो देखने किसी खास सब्जेक्ट के रॉन्ग होंगे, इनकरेक्ट होंगे, वो सब्जेक्ट्स आपने फिर स्टडी करनी है। अगर आपको वो बिल्कुल नहीं आता है वो सब्जेक्ट, जैसे मुझे बायोस्टेट्स बिल्कुल नहीं आता था, तो आप वो यूवर्ड से कर लें, ठीक है। और अगर आपको एक चीज़ आती है और आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं स्टडी करने के लिए, तो आप एम्बोस में जा सकते हैं, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। सच अगर आपका स्कोर 60% प्लस है, तो आप यूवर्ड से सिर्फ इनकरेक्ट करेंगे, फिर दोबारा एक और NBME करेंगे, तो उसमें आपका स्कोर बढ़ेगा। जब आपका स्कोर 70% पे आ गया, तो आप तैयार हैं USMLE एक महीने में देकर आप क्लियर कर सकते हैं ईजिली, कंफर्टेबली, विदाउट कोई स्ट्रेस वगैरह के बगैर। अच्छा, अगर आपका 50% स्कोर है, 50% तब आएगा जब आपने कुछ चीज़ें बिल्कुल ही सही से नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। जैसे उधर आपको पता चलेगा अगर फिजियो में प्रॉब्लम है, या आपका पैथोलॉजी में प्रॉब्लम है, या किसी खास स्पेसिफिक सिस्टम में प्रॉब्लम है, या किसी खास सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो आप निकालें, वो आप यूवर्ड से कर लें। वो सब्जेक्ट जिसमें आपके इनक्रेज ज़्यादा है, वो आप यूवर्ड से कर ले, और इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। तो बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज के लिए। फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर अपना टेस्ट डे एक्सपीरियंस कैसा था वो बताऊंगा, या उसके बाद टेस्ट के बाद मुझे कैसा फील हुआ, और रिज़ल्ट मेरा क्या एक्सपेक्टेड था और आया क्या, ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। बाकी मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है। बहुत सारे रिसोर्सेज है, वो इस चीज़ पे डिपेंड, वो बंदे पे डिपेंड करता है। एक बंदे के लिए ये रिसोर्स बेस्ट होता है, एक सब्जेक्ट के लिए, दूसरे बंदे के लिए कोई और रिसोर्स बेस्ट होता है। सबके लिए ये नहीं है कि फर्स्ट एड पढ़ लिया, यूवर्ड कर लिया, नहीं, सबके लिए, सब सब्जेक्ट्स के लिए यूवर्ड नहीं, सब बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ लाई करता है।
जो आपको बिल्कुल नहीं आता सब्जेक्ट उसके लिए वर्ड बेस्ट है। जो आपको अच्छे से आता है वैसे ही आप उसको मज़ीद इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो एम्बोस बेस्ट है। नहीं, अगर आपको एम्बोस में भी आता है, आप रेडी है, या आप बहुत अच्छा नहीं करना चाहते, सिर्फ POSML ही करना चाहते हैं, तो आप NBME कर पा रहे हैं तो मोर देन इनफ है। एम्बोस भी करने की जरूरत नहीं है। वर्ड आपने ना किया हो, फर्स्ट एड आपने ना पढ़ा हो, BNB आपने ना किया, प्लान भी ना किया हो, कोई रिसोर्स यूज़ नहीं किया हो, आप NBME में अगर 70% स्कोर कर सकते हैं जहाँ से भी आपने पढ़ा है, तुम आप रेडी हैं। आप बस NBMEs करते जाएं, उसमें इनकरेक्ट निकालें, जहाँ से हमने किया है वहीं से उन कॉन्सेप्ट को ठीक कर दे, बेहतर कर ले। और क्या कहते हैं, अगर कोई फैक्टॉइड्स हैं उनको याद रखें, याद रखने की चीज़ें हैं तो याद करके आप जा सकते हैं। मैंने कंप्लीट नहीं की थी। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर याद रखें कि स्टेप 1 की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेप 2 में भी टेस्ट होंगी, स्टेप 3 में भी टेस्ट होंगी, और बाद में क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए। वो तो आपको मस्ट ही मस्ट आनी चाहिए। जैसे माइक्रोबायोलॉजी और ये मैंने नहीं किए थे, वायरोलॉजी वगैरह मैंने, CKG वगैरह यूज़ होती थी मेरे पास थे, मैंने नहीं किए थे, मैं नहीं कर सका था। तो मैंने क्या किया, एंड पे 1 महीना जो था उसमें मैंने वो चीज़ें की जो स्टेप 2 में टेस्ट होनी है, माइक्रो की वो चीज़ें। तो उनसे मेरे क्वेश्चन हो रहे थे, जैसे आपका मेनिंजाइटिस है, नमोनिया है, आपका डायरिया है, आपका ये पाइलोनेफ्राइटिस है, या पूरी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ये मोस्ट कॉमन काजेज क्या है, उनको मैनेज कैसे करता है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। बाकी पूरी माइक्रोबायोलॉजी के एक एक बैक्टीरिया का एक एक क्लासिफिकेशन और एक एक वायरस फंगस ना है, कोई हर्ट नहीं। लेकिन मोस्ट कॉमन और जो कॉमनली स्टेप 2 में टेस्ट होंगे, यानी अस्पताल में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो आनी चाहिए। माइक्रो मैंने इस तरह की नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया। तो चले, बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।